वीडियो सोर्स में दो के फिर आवाज़ की वजह प्रॉब्लम थोड़ी सी बनती है और आवाज़ आ नहीं पाती। मैं चाहूँगा एक तो आप अपनी बात कह लीजिए, साथ साथ मुझे ये फरमा दीजिए कि ये जो मुसलसल एक दिन दूसरे दिन बारी बारी वुज़रा का बड़ी तादाद में आना और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना और फिर बताना कि जी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये क्या डिपेक्ट करता है सर आपको? दो चीज़ें हैं। पहला हिस्सा, चूँकि तारिक पीरजादा साहब बुजुर्ग दोस्त हैं और वो किसी को भी बाजारी करार दें, ये उनका वस्फ है, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि माजी में कुछ ऐसा हुआ, तो उनको आज के जो वज़ीर बातदबीर और वज़ीर आज़म हैं, उनकी शान में जो वो पुराने कसीदों से नए पे आते तो कुछ ये भी बताते कि 2 साल में इन लोगों ने इन बाजारी और छोकरों के मुकाबले में ये काम कर दिए हैं। तो चूंकि वो गुफ्तगू का हिस्सा उन्होंने शामिल नहीं किया या उनके पास कोई पॉइंट नहीं थे ऐसे कि वो बता सकते, लिहाजा वही काम उन्होंने किया जो हुकूमत करती है कि माजी में ये होता रहा और 2 साल की कारकर्दगी में भी ज्यादा बयानिया वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि अब हम कर देंगे, अब असरात आ रहे हैं। असल इशू ये होता है कि आम आदमी की दाल रोटी कैसे चलेगी। अगर घी 250 रुपए किलो तेल मिलेगा और डॉलर 168 रुपए 50 पैसे पे होगा, आपने बेहतरी क्या बनाई? किस चीज में आपने कोई सस्ती की, क्या महंगी की आपने? आप कोई चार्ट बनाते हैं कि हाँ हम ये विजन लेके आए थे, इन्होंने 5 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरी देनी थी, और जो अब रिपोर्ट लेटेस्ट आई है कि अगले 6 माह के बाद 37 लाख लोग टोटल बेरोजगार हो जाएंगे सिर्फ इस कोविड की वजह से। ठीक है जी। और जो पहले 21 महीने थे उसमें जो लाखों लोग बेरोजगार हुए उसकी रेशो अलग है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर डकैती चोरी बढ़ती है, ईमानदारी का भाषण से काम नहीं चलता। पेशावर में चीनी 110 रुपए किलो जब मिल रही होगी और आप कहेंगे कि जी हमने तो चौथी दफा ऐलान किया कि स्मगलिंग करने वाले माफिया को नहीं पकड़ेंगे, और जिसको माफिया शुगर माफिया कहते हैं वो ऐलान करते हैं हुकूमत के सामने कि हम चीनी की कीमत बढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं ये और उन्होंने बढ़ा दी, आप 1 रुपया कम ना करा सके। मतलब आम आदमी तो खुश होता कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 70 रुपए किलो चीनी फराहमी की यकीन दहानी कराई थी, उसमें तो गवर्नमेंट तैयार ना हुई कि नहीं हम तो माफिया पे हाथ डालेंगे। भाई अल्लाह का वास्ता है, ये कौन सा माफिया है जिस पे आप हाथ डाल रहे हैं और चीनी मेरी जेब, पैसे मेरी जेब में डाल रहे हैं, हाथ आपका सारा वही के वही, हर चीज निकलती जा रही है। आटा कोई काबू में ही रेट नहीं है, गंदम आती है आटा महंगा हो जाता है, चीनी आती है और चीनी नापैद भी होती है और महंगी भी हो जाती है। ये फिर दूसरों की बारिशों को गिनते रहते हैं कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आती है, तो ये ज्यादा हुकूमत माफिया के खिलाफ बोलती है तो ज्यादा महंगाई और चोरी बढ़ जाती है। ये किस किस्म की हुकूमत है? कौन सी गवर्नेंस है? कोई तो मिसाल दें दुनिया में। आपने चूंकि चाइना का निजाम, स्कैंडिनेवियन निजाम, यूरोपियन निजाम, निजाम मदीना, आपने 4-5 निजाम इकट्ठे किए हुए हैं, आप किसी एक का फाइनल कर लें कि आपने चलाना किसको है। क्योंकि वहां पे रियासतें, मतलब अभी भी यूके में फूड इंडस्ट्री को चलाने के लिए तमाम होटल रेस्टोरेंट चेन्स को उन्होंने कहा है कि आप हफ्ते में 3 दिन हाफ रेट पे लोगों को खाना दे और हाफ रेट गवर्नमेंट देगी आपको। यानी उसके अंदर ये छोटे बड़े होटल की तखसीस ही नहीं है कि वो ला रहे हैं कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए यहाँ रह दे के एक एमनेस्टी दी गई है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। बहुत अच्छी बात है कि IMF इस बहाने राजी हो गई, लेकिन मुझे नजर ही आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एमनेस्टी के तहत पैसे तो वाइट हो जाएंगे, $1 बिलियन के करीब हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी की रोजगार के लिए मंसूबे शायद दिसंबर तक ना खड़े हो सके। और यही बात फोकस होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त फोकस हो रहा है कि हर हफ्ते वीकली प्रेस रिलीज निकाल दी जाए कि आज प्राइम मिनिस्टर ने NCC की फलां शोबे पे मीटिंग की, अभी टूरिज्म की कल कर दी थी, आज कॉमर्स पे इस पे हो गई है, हाउसिंग एंड वर्क्स पे हो गई है, लेकिन ग्राउंड पे मंसूबे। अब आप कह रहे हैं चीनी कितने महीने पहले ऐलान किया था, आप कह रहे हैं 15 सितंबर के बाद चीनी आ जाएगी ग्राउंड पे, जो है ना, जो आप दरामद करने जा रहे हैं। फिर गंदम आ जाएगी, 1.5-2 महीने में आप ऐलानात करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं होते आपसे। तो आम असल इशू आप छोड़ दें, हम आपके ना तो इस डकैती और चोर को पकड़ने पे कह रहे हैं, और जिनकी याद में पीरजादा साहब तड़प रहे हैं और उनको अब भी वजीर आजम कह रहे हैं, जिनको सजा अदालत ने दे दी, वो लंदन चले गए, आप ही की हुकूमत की काबीना की इजाजत से गए और अदालतों की इजाजत से गए। आपका दुख दर्द समझते हुए हम ये कह रहे हैं, उनको याद रखें जरूर, लेकिन इनसे भी कुछ सवाल कर लें जिनको लोगों ने वोट दिया है। जिस तरह उन लोगों को जिनको आप बुरे अल्फाज से अपोजिशन में याद करते हैं, उन्हें भी आवाम लेके आई है, उन्हें आप और मैं नहीं लेके आए, हर आदमी का अपना वोटर लेके आया है। इसी तरह इमरान खान साहब पॉइंट टेकन सर, बड़ी तफसील से आपने तमाम मामला पर रोशनी डाल दी। मैं जरा पीरजादा साहब के लिए बहुत सारे पॉइंट्स जमा हो गए हैं, हम जाएंगे खाने के लिए, हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, पीरजादा साहब के लिए बहुत सारे पॉइंट्स जमा हो गए हैं। पीरजादा साहब, सदर मुमलिकत को मुल्क का करंट अकाउंट खसारा नहीं पता होता, वज़ीर आज़म उनकी तस्सीह करते हैं,
फिर मैं चाहूँगा अब ये वक्त जो है ना ये मुख्तस हो, सिर्फ इसमें हम ये एक कंडीशन रख लेते हैं कि माजी की बात नहीं करेंगे। आप हम तीनों को, शराजी साहब को, राना साहब को, मुझे बताएंगे कि पॉजिटिव और अच्छे काम क्या हुए जिनके समरात अवाम को मिल गए जो इस हुकूमत ने किए। ये हम तीनों के लिए लर्निंग होगी, आपसे हमें सीखने का मौका मिले। जी देखिए अरसलान, बात ये है चूँकि अब आपने और हमारे दोस्त आमिर इलियास राना ने कुछ ठोस बातें करने की कोशिश की है, तो मैं भी उस कोशिश में शरीक होता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है, अगर आप ये कहते हैं कि आटा और चीनी महंगे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसमें कोई शख्स इमरान खान की शान में कसीदा नहीं पढ़ सकता, कम अज़ कम मैं तो नहीं पढ़ सकता। तनकीद करूँगा, खुलकर करूँगा। जिस तरह मैं इमरान के कश्मीर के मुतालिक मौक़िफ़ पर बहुत बड़ा नकाद हूँ और मेरे बराबर पूरे मुल्क में कोई तनकीद भी नहीं करता है कि वो कश्मीर के मसले पर बिल्कुल गैर संजीदा है और उसकी हुकूमत कश्मीरियों को तनहा छोड़ चुकी है, जहाँ तक मेरा तज्जिया है। तो तज्जिया इसे कहते हैं और तनकीद इसे कहते हैं। मैं कोई ना नवाज शरीफ का दुश्मन हूँ, ना जरदारी का, मैं इनमें से ना इमरान खान से कोई ताल्लुक़ है, मैं इनमें से किसी को ज़ाती तौर पर नहीं जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ। तो मेरा तज्जिया जो है वो ये है कि आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। जहाँ तक तो ये कोरोना का मसला है तो दुनिया की तमाम मईशतें बैठ चुकी हैं, जापान, जर्मनी, अमेरिका और दूसरे ममालिक। तो इस सूरत हाल में जहाँ पाकिस्तान है वो ना तो बहुत बुरी सूरत हाल है और ना बहुत अच्छी सूरत हाल है। और अगर आने वाले दिनों में कोई 20 या 21 लाख नौजवान और बेरोजगार होते हैं तो मुझे उस पर हैरानी इसलिए नहीं होगी कि मुलाजमतें पैदा नहीं हो रही हैं, नई नस्लें मार्केट में आ रही हैं और उनके लिए इंतज़ाम होना ज़रूरी है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना की सूरत हाल है, आपकी नज़र में 3 अच्छे काम क्या है इस हुकूमत के? मैं उसका जवाब दे देता हूं। सबसे बड़ा काम जो है, मैंने तो बुराइयां गिनवा दी है ना, मैं अच्छे के काम गिनवा देता हूं। जी सर। चाहे वो इन्होंने किए या हफीज शेख ने किए या किसी ने किए। पहले तो इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर तक ले आए हैं। ये एक मौजज़ा है, बहुत कम मुल्कों में होता है। साहब आप एक चीज जानते हैं, अभी आपने जिस करंट अकाउंट डेफिसिट का हवाला है मुझे और सलाम सर, मेरी बात तो एक बड़ी दिलचस्प बात है, सुन ले सर, बड़ी दिलचस्प है। नहीं, मैं तो आपकी बातें बहुत शौक से सुनता हूं। पिजाज साहब, आज सदर मुमलिकत ने जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास था उससे खिताब में अब आपने बात मिला दी है, 8.5 अरब बताया ये खसारा। फिर वजीर आजम साहब को उन्हें बताना पड़ा कि नहीं भाई ये 3 अरब है, 3 अरब पे हम ले आए हैं। सदर मुमलिकत जानते ही नहीं कि खसारा कितना है। सदर मुमलिकत कोई बहुत ही को PhD की डिग्री लेकर आए हुए बड़े मामूली से आदमी हैं, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनसे। मैं जो बात कर रहा हूँ हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब इंतजामिया है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, और वो इमरान की है। एक दूसरी ये है कि जनवरी के महीने में, ये जुलाई के महीने में जो नए माली साल का पहला महीना है, आपने देखा कि जिस तरह टैक्स कलेक्शन महासिल के जमा करने में एक पेशरफ्त हुई है, जो कि सिर्फ एक महीने की पेशरफ्त है। मैं चाहूंगा पूरे साल जारी रहे, नहीं होगी तो हम मजीद तनकीद करेंगे। दूसरी बात, ये आपने ये भी देखा कि लोगों वजीर आजम के कहने पर, मुझे नहीं पता कि वजीर आजम में कोई खूबी है या नहीं, लेकिन दुनिया में बैठा हुआ पाकिस्तानी, चूंकि मैं बाहर बहुत रह के आया हुआ हूं, वो सुनते हैं आपके इस वजीर आजम को। उन्होंने 3.25 अरब डॉलर एक रिकॉर्ड कायम हो गया है, रेमिटेंस सिर्फ इस महीने में भेजे हैं। अगर कहीं ये 6 महीने भी इस तरह आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व हैं वो एकदम 25-26 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। और ये एक बड़ी कामयाबी की बहुत मामूली सी इब्तदा है, लेकिन इसकी मैं जमानत इसलिए नहीं दे सकता कि सियासतदानों की पॉलिसियां अगर बिल्कुल सही इस्तेकाम और तसलसल से आगे चलें तो आप तजिए में कामयाबी से दावे कर सकते हैं, वरना सिर्फ एक महीने की बात 1 महीने तक ही महदूद रहती है। पॉइंट टेकन जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। किसी को पॉजिटिविटी नज़र आती है, किसी को मामलात में बेहतरी नज़र आती है, किसी को बिल्कुल नहीं नज़र आती। हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी जगह फेस कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम आम आदमी की बात करते हैं, अब जो अपर मिडिल क्लास है इसका इम्पैक्ट उस तक तो आ गया है।
वो इस सारे मामले पर बात करते हैं कि हालात मामलात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। और अगर अपर मिडिल क्लास अब लोअर मिडिल क्लास में जाएगी तो लोअर मिडिल क्लास या जो गुरबा हैं उनका क्या हाल होगा, ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करते हैं अवाम की हालत ज़ार बेहतर हो, अवाम को रिलीफ मिले, आसानी मिले और उसकी ज़िंदगी आसान हो। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान। अब आप एक रेंज करें कोविड-19 कोरोना वायरस का